इसमें हम आपको ये साना साना हाथ जोड़ी इस पाठ के विषय में आपको बता रहे हैं। और इसकी जो लेखिका हैं वो मधु कांकरिया जी हैं। इसमें यहाँ पर जो दिखाया गया है साना साना हाथ जोड़ी, लेखिका मधु कांकरिया। तो यहाँ पर इसमें हमने आपको कल बताया था कि कुछ शीर्षकों के आधार पर हम आपको ये पाठ बता रहे हैं और वह शीर्षक जो हैं वो इस प्रकार से हैं। कुछ हम कल बता चुके थे। प्रस्तावना, गंगटोक शहर, आगे यूमथांग तक का रास्ता, यूमथांग तक का रास्ता। उसके बाद बताए मातृत्व और सम साधना, और श्रम साधना श्रम साधना का दृश्य। आगे कहते हैं स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे, पहाड़ी बच्चे, चाय की बागानों में युवतियां, बागानों में युवतियां और लायुंग में पड़ाव, लायुंग में पड़ाव, इसमें लायुंग में पड़ाव और उसके बाद आता है थोड़ी दूर ही चीन की सीमा। थोड़ी दूर ही
चीन की सीमा। थोड़ी दूर ही चीन की सीमा और लायुंग से यूमथांग की ओर। ये कुछ शीर्षक यहाँ पर दिए गए हैं। इन शीर्षकों के आधार पर ही हम यहाँ पर ये लेखिका मधुकांक्रिया जी का लिखा हुआ लेख जो है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम आपको बता चुके हैं कि मधुकांक्रिया जो हैं उनके प्रस्ताव के विषय में भी आपको बताया। पाठ का जो सारांश है इस विषय में आपको ये सब बताया जा रहा है। सारांश। तो इसमें यहाँ पर सबसे पहले प्रस्तावना हमने आपको बताई और प्रस्तावना के बाद में गंगटोक शहर के विषय में भी आपको हमने बताया और उसके बाद यूमथांग तक का जो रास्ता है उसके विषय में भी। अब हम देखते हैं कि मातृत्व और समसाधना जो हैं उसका दृश्य कैसा है। इसमें यकायक लेखिका के मन से सौंदर्य की छटा छिटक जाती है। ऐसे छिटक गई कि मानो नृत्यांगना के नुपुर अचानक टूट गए, ऐसा प्रतीत होने लगा। उसने देखा कि पहाड़ी औरतें पत्थरों पर बैठी पत्थर तोड़ रही हैं। ऐसा प्रतीत हुआ मानो वह पत्थरों पर बैठी हुई पत्थर तोड़ रही हूँ, ऐसा दिखाई दिया। तो इसमें यहाँ पर ऐसा बताते हैं कि ऐसा प्रतीत हुआ, तो जैसे वह पत्थर तोड़ रही हो, गुथे आटे की तरह। जिस प्रकार से गुथा हुआ जो आटा है उसके समान यहाँ पर के आटे सी कोमल काया, उनका जो सुंदरता है वह इस प्रकार से बताई गई है कि कोमल काया वाले, परंतु उनके हाथों में कुदाल और हथौड़े, वह इतने कोमल शरीर की हैं और उनके हाथों में इस प्रकार से कुदाल दिया हुआ है। और कुदाल होने के बाद हम ये देखते हैं कि सुंदरता का एक प्रकार से यहाँ पर विशेष रूप से बखान किया गया है। तो इस प्रकार कुदाल हथौड़े उनके हाथ में, कईयों की पीठ पर बंधी डोको अर्थात बड़ी टोकरी होती है, एक डोको नाम की, डोको जिसे डोको कहते हैं, बड़ी टोकरी जो है उसमें बच्चे भी बंधे हुए थे। उसमें वह बच्चे रखते हैं, बच्चे बंधे हुए थे
कुछ कुदाल को इस प्रकार से भरपूर ताकत के साथ जमीन पर मार रही थी। इस प्रकार का उन्होंने दृश्य देखा और इस तरह से इतने स्वर्गीय सौंदर्य के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने का यह जंग वह झेल रही थी। मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ चल रही थी। मातृत्व अर्थात बच्चे उनके पास थे और साधना अर्थात वह श्रम कर रही थी, श्रम साधना चल रही थी। तो इसी प्रकार से दोनों साथ साथ वहीं खड़े BRO के कर्मचारी से लेखिका ने पूछा, यह क्या हो रहा है? उसने बताया कि जिन रास्तों से गुजरते आप हिम शिखरों से टक्कर लेने जा रही हैं, उन्हीं रास्तों को ये पहाड़ी ने चौड़ा बना रही है। अर्थात जिस रास्ते से आप जा रहे हैं उन्हीं रास्तों को ये जो पहाड़ी हैं, ये पहाड़ी औरतें जो हैं उन्हीं रास्तों को चौड़ा कर रही हैं, चौड़ा बना रही हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बताया बड़ा खतरनाक कार्य होगा। यह लेखिका के कहने पर उसने कहा, पिछले महीने तो एक ही जान चली गई, एक की जान भी चली गई। क्यों? इस तरह के काम करते हुए सहज जान जाने में कोई ऐसी विपत्ति वाली बात नहीं, निश्चित रूप से जान भी चली जाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर ये बताया। तो यहाँ कहते हैं कि जितनी भी औरतें हैं यहाँ विशेष रूप से इस प्रकार से काम करती रहती हैं। तो रास्तों को बनाया जा रहा है, चूक भी हो जाती है, जरा सी चूक सीधी पाताल प्रदेश में पहुंचा देती है, पाताल प्रवेश करा देती है। तभी लेखिका को सिक्किम सरकार द्वारा लिखे बोर्ड की याद आ गई, जिस पर लिखा था कि आप इस प्रकार से यहाँ पर वन यह ताज्जुब करेंगे, पर इन रास्तों को बनाने में लोगों ने मौत को ठुकराया है। जो मौत को कहते हैं कि मौत को भी झुठला दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार से यहाँ पर ये खतरा मंडराता रहता है। तो इसमें हम देखते हैं कि ये जो लेखिका हैं इन्होंने इस प्रकार ये यात्रा की और यहाँ क्या देखते हैं कि लेखिका का मानसिकता बदल जाती है और उसे पलामू और गुमला के जंगलों की याद आ जाती है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर हम हर प्रकार से इस बात को देखते हैं। तो उसने वहाँ देखा था कि पीठ पर बच्चों को कपड़े से बांधकर पत्तों की तलाश में वन डोलती जो आदिवासी युवतियाँ हैं वह दिखाई दे रही थी। आदिवासी जितनी भी स्त्रियाँ थी, महिलाएं थी, वो वहाँ पर इस प्रकार से जूझती हुई दिखाई दे रही थी। तो हमने इस विषय को देखा, उन्हें देखा और हर प्रकार से इसमें यहाँ पर ये युवतियाँ, आदिवासी युवतियों के फूले हुए जो पाँव हैं और इन पत्थर तोड़ती हुई पहाड़ियों के हाथों में पड़ी गांठें। क्यों? जब वह पत्थर तोड़ती हैं तो उस समय उनके हाथों में हर प्रकार से ये गांठें पड़ जाती हैं, पैर फूल जाते हैं। तो
इस प्रकार से वहाँ पर वो परिश्रम करती हुई दिखाई दे रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर दोनों ही एक कहानी कहते हैं कि आम जिंदगी की कहानी हर जगह एक सी ही होती है कि सारी मलाई एक तरफ, सारे आंसू, अभाव, यातना और वंचना एक तरफ। तो सुविधाएं जो हैं वो हर प्रकार की एक तरफ ही सिमट कर रह जाती हैं। और इसमें देखते हैं कि जितनी मुसीबतें होती हैं, जितनी परेशानियां होती हैं, वो सारी की सारी परेशानियां जो हैं वो हर प्रकार से उन्हीं के। तो इसमें हम बताएं तभी उन्हें क्या होता है, उसी समय इस प्रकार उन्हें देख करके जितेन नार्गे ने कहा कि मैडम, यह मेरे देश की आम जनता है, इन्हें तो आप कहीं भी देख लेंगी। आप इन्हें नहीं, पहाड़ों की सुंदरता को देखिए जिनके लिए आप इतने पैसे खर्च करके यहाँ पर आई हैं। तो इस प्रकार से उन्हें लेखिका को कहा। तो किंतु लेखिका मन ही मन सोच रही थी कि ये देश की आम जनता नहीं है, जीवन का संतुलन भी है। ये कितना कम लेकर के समाज को कितना अधिक वापस लौटा देती हैं। तभी लेखिका ने देखा कि वे सुंदरियाँ किसी बात पर खिलखिलाकर हंस पड़ी और ऐसा लगा कि जीवन लहरा उठा, सारा खंडहर ताजमहल बन गया। खिलखिलाकर हंसी और इस प्रकार यहाँ पर जितना खंडहर, जितनी बातें सामने दिखाई दे रही थी वो सारी की सारी ताजमहल के समान प्रतीत होने लगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये मातृत्व और समसाधना का जो दृश्य है ये आपके सामने आया। अब हम देखते हैं स्कूल से लौटते जो पहाड़ी बच्चे हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो लेखिका लगातार ऊंचाइयों की ओर बढ़ रही थी। रास्ते में स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे मिलते हैं जिनके बारे में नार्गे ने बताया। यहाँ का जीवन कठोर है, यहाँ एक ही स्कूल है और उसमें दूर दूर से बच्चे उसी ही स्कूल में जाते हैं। इस स्कूल में पढ़ने वाले अधिकांश बच्चे अपनी माँओं के साथ काम करते हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पर आगे बढ़ते जा रहे थे, खतरा भी बढ़ता जा रहा था। रास्ते संकरे होते जा रहे थे। रास्ते में जगह जगह लिखी हुई चेतावनियाँ भी खतरों के प्रति हमें सजग करती जा रही थी। इस प्रकार से हमें चेतावनियाँ जो थी वो भी सजग करती थीं। तो ये स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चों के विषय। अब वहाँ चाय के बागान भी हैं। उन बागानों में भी युवतियाँ काम करती हैं। सूरज ढलने लगा, उसी समय पहाड़ी औरतें जो हैं गायें चराकर वापस लौट रही दिखाई देती हैं। कुछ लड़कियों के सिर पर लकड़ियों के भारी गट्ठर भी दिखाई देते हैं। आसमान बादलों से घिरा दिखाई देता है। उतरती संध्या में जीप अब चाय के बागानों से गुजरती थी। वहाँ दृश्य देखा कि चाय के भरे भरे बागानों में कई युवतियाँ बोकू कहते हैं सिक्किम परिधान। बोकू जो होता है वो सिक्किम वाले जो हैं, सिक्किम युवतियाँ जो हैं वो ऐसा परिधान पहनती हैं जिसको बोकू कहा जाता है। बोकू। तो यहाँ पर
वही बताते हैं कि जो बापू है उसमें सिक्किम परिधान जो है पहने हुए चाय की पत्तियां तोड़ रही थीं। नदी की तरह उफान लेता यौवन और सम से दमकता गुलाबी चेहरा और डूबते सूर्य की इंद्रधनुषी छटा को देख करके मंत्रमुग्ध सी लेखिका चीख पड़ी। वो चीख पड़ती हैं और युवतियों का अधिक सौंदर्य लेखिका के लिए ऐसे ही था। वहाँ पर बहुत सुंदर युवतियाँ दिखाई देती हैं। तो इसी प्रकार से और वह आवाज़ करती है, चीख पड़ती है। तो हम अब देखते हैं यहाँ पर कि लायुंग में पड़ाव, लायुंग में पड़ाव, इसमें आकाश को छूते हुए पहाड़, गगनचुंबी पहाड़ों के नीचे सांस लेती एक छोटी सी बस्ती लायुंग। तीस्ता नदी, यहाँ पर तीस्ता नदी के तीर पर लकड़ी के बने घर में वह ठहरे हुए अपनी सुस्ती दूर करने के उद्देश्य से हाथ मुंह धोकर तीस्ता नदी के किनारे पत्थरों पर बैठ जाती है। वातावरण में अद्भुत शांति प्रतीत होती है, आंखें भर आती हैं। लेखिका ने अनुभव किया कि ज्ञान का नन्हा सा बोधिसत्व जैसे भीतर उगने लगा। वही सुख शांति है। इस प्रकार से यहाँ पर सुकून मिलता है जहाँ अखंडित संपूर्णता है। पेड़ पौधे हैं, पशु पक्षी हैं और आदमी सब अपनी अपनी लय ताल और गति में दिखाई देते हैं। आज की जो पीढ़ी है, इस पीढ़ी ने यहाँ पर पूर्ण रूप से ये स्थिति पैदा कर दी है कि यहाँ पर हर प्रकार से लय ताल और गति से खिलवाड़ कर अक्षम्य अपराध किया है, अर्थात जो अक्षमा करने योग्य नहीं है ऐसा अपराध किया, और ये अपराध जो है अक्षमा योग्य नहीं माना जाता। तो अंधेरा धीरे धीरे अंधेरा होने लगा और तीस्ता नदी की जो धार है वो इस प्रकार से तक पहुंची, नदी की धार जो है तक पहुंची, लकड़ी के बने छोटे से गेस्ट हाउस में रुके। रात गहराने लगी। जितेन ने गाना शुरू किया। एक एक करके सभी सैलानी गोल गोल घेरा बना करके नाचने लगे। लेखिका की 50 वर्षीय सहेली कुमारियों को भी मात करती हुई नाचने लगी, जिसे देखकर लेखिका अवाक रह जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर लायुंग जो है कि उसकी सुबह, कहते हैं कि लायुंग की सुबह वह टहलने निकली। बर्फ़ की तलाश उसे बहुत अधिक थी, कहीं बर्फ़ नहीं मिली। इसी प्रकार से घूमते हुए सिक्किमी नवयुवक ने बताया कि बढ़ते प्रदूषण के कारण स्नोफॉल लगातार कम होती जा रही है। 500 फीट ऊंचाई पर कटाव में बर्फ़ मिल जाती है। कटाव की ओर सफ़र शुरू किया जाता है। बादलों को चीरती हुई खतरनाक रास्तों पर जीप आगे बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर खतरनाक रास्तों से बढ़ती हुई जो जीप है वो आगे बढ़ती जाती है और इस तरह से आगे वह बढ़ते हैं और बढ़कर के इस प्रकार से यहाँ पर जगह जगह चेतावनियाँ
जो लिखी हुई थीं सबकी सांसें रुकी हुई थीं। कटाव के करीब पहुँचे नार्गे ने बताया कि कटाव हिंदुस्तान का स्विट्जरलैंड है। आगे बढ़ने पर चारों ओर साबुन की झाग की तरह गिरी हुई बर्फ दिखाई दी तो सभी सैलानी जीप से उतरकर मस्ती से बर्फ में कूदने लगे और घुटनों तक नरम नरम बर्फ। सब फोटो खींच रहे थे और लेखिका सोच रही थी कि शायद ऐसी ही विभोर कर देने वाली जो दिव्यता के बीच हमारे ऋषि मुनियों ने वेदों की रचना की होगी, जीवन मूल्यों को खोजा होगा। और यही कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः का जो महामंत्र है यह पाया होगा। यह ऐसा सौंदर्य जिसे बड़े से बड़ा अपराधी भी देख ले तो अक्षणों के लिए ही सही करुणा का अवतार बुद्ध बन जाए। दूसरी ओर लेखिका की सहेली मणि भी दार्शनिक की तरह कह गई, ये हिम शिखर जल स्तंभ हैं पूरे एशिया की। तो प्रकृति देखो, प्रकृति भी किस नायाब ढंग से सारा इंतजाम करती है। सदियों में बर्फ के रूप में जल संग्रह कर लेती है और गर्मियों में पानी के लिए जब त्राही त्राही मचती है तो ये ही बर्फ शिलाएं पिघल पिघल करके जलधारा बन हमारे सूखे कंठों को तरावट पहुंचाती हैं। कितनी अद्भुत व्यवस्था है जल संचय की। इस तरह नदियों का कितना उपकार है, कितना उपकार करती हैं हमारी नदियाँ। तो इस प्रकार से यहाँ पर लायुंग में इस प्रकार पड़ाव हुआ और इसमें हम देखते हैं कि थोड़ी दूर ही चीन की सीमा बताई जाती है कि थोड़ी दूर पर ही चीन की सीमा थी। आगे बढ़ते फौज की जो छावनियाँ दिखाई दी, थोड़ी दूर पर चीन की सीमा भी दिखाई देती है, सीमा थी जहाँ सैनिक -15 डिग्री सेल्सियस पर पहरा देते हैं। एक ऐसी लेखिका के पूछने पर बता रहा था कि आप चैन की नींद सो सकें इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका सोचने लगी कि जिन बर्फीले इलाकों में बैसाख के महीने में 5 मिनट में हम ठिठुरने लगें तो ये हमारे जवान पौष मास के महीने में, सर्दियों के महीने में जब सब कुछ जम जाता है तब कैसे तैनात रहते होंगे। इस पर जरा विचार करके देखिए। तो यहाँ पर ये बताते हैं कि हमारे जो जवान हैं वो इस प्रकार से इस सर्दी में जहाँ सब कुछ बर्फ की तरह जम जाता है, सब कुछ जम जाता है, उसमें भी ये वहाँ पर तैनात रहते हैं। तो इसमें बताते हैं कि अब आगे कहते हैं लायुंग से यूमथांग। तो लायुंग से यूमथांग की ओर फिर बढ़ते हैं। यहाँ एक नया आकर्षण था। ढेरों रूड़ो डेंड्रो और प्रियुता के फूल, एक प्राकृतिक फूल है उसके। इन घाटियों में बंदर भी दिखाई दिए। यूमथांग पहुँच गए। मंजिल तक पहुँचने की खुशी थी। वहाँ चिप्स बेचती सिक्किमी युवती से हमने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? तो उसने कहा, नहीं, मैं इंडियन हूँ। यह सुन लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वहाँ पहाड़ी कुत्ते भी थे जिन्हें देखकर मणि ने कुत्तों के बारे में बताया कि ये पहाड़ी कुत्ते हैं, ये भौंकते नहीं हैं, ये सिर्फ चांदनी रात में ही भौंकते हैं। यह सुनकर लेखिका को आश्चर्य हुआ
क्या समुद्र की तरह कुत्तों पर भी चांदनी कामनाओं का ज्वार भाटा जो है, चांदनी जो है कामनाओं का ज्वार भाटा जगाती है। जितेन तरह तरह की जानकारियाँ देता रहा। यहाँ गुरु नानक की थाली से चावल छिटक गए थे। यहाँ देवी देवताओं का निवास है। यहाँ जो गंदगी फैलाएगा वह मर जाएगा। हम लोग यहाँ गंदगी नहीं फैलाते हैं। हम पहाड़, नदी, झरने आदि की पूजा करते हैं। हम गंगटोक नहीं गंतोक कहते हैं। जितेन गंतोक के बारे में बताने लगा कि सिक्किम के भारत में मिलने के बाद कप्तान शेखर दत्ता के सोच के अनुसार घाटियों में रास्ते निकालकर टूरिस्ट स्पॉट बनाया है। अभी भी रास्ते बन रहे हैं और नए स्थानों की खोज जारी है। लेखिका मन ही मन सोचती है कि मनुष्य ही असमाप्त खोज का नाम सौंदर्य है। कहते हैं कि जो मनुष्य है, मनुष्य मन ही मन सोचती है। वह हर प्रकार से इस विषय में मन ही मन विचार करती है, मन ही मन सोचती है कि जो मनुष्य है, मनुष्य की असमाप्त खोज का नाम ही सौंदर्य है। तो इस प्रकार से हमने आपको ये बताया कि लेखिका मधु कांकरिया जी के द्वारा ये सारांश प्रस्तावना गंगटोक शहर, यूमथांग तक का रास्ता, मातृत्व और संसाधना का दृश्य, स्कूल से लौटते पहाड़ी बच्चे, चाय के बागानों में युवतियाँ या लायुंग में पड़ाव, थोड़ी दूर ही चीन की सीमा और लायुंग से यूमथांग की ओर। ये आपका सारांश हुआ। और अब आज इतना ही। ये आपका साना साना हाथ जोड़ी जो पाठ है ये पूरा होता है और फिर आपको और अन्य आगे पढ़ाएंगे।